हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। जिंदगी एक सवेरा है, कहते हैं चलते रहिए, एक रास्ता है, हमेशा चलते रहिए, क्योंकि ठीक उस पानी की तरह जो बहता रहता है, और बहने वाला पानी हमेशा अच्छा रहता है। कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी जो होता है वो सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसी ठहरी हुई ज़िंदगी भी बेकार होती है। तो हमेशा नित नया सीखिए, नित नया करिए और ज़िंदगी में कुछ नया करने की सोच रखिए। आज हम कुछ नया पढ़ते हैं। आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है तरल स्तंभ के कारण दाब। हमने नेक्स्ट जो इसका प्रीवियस वीडियो था, इसके पीछे वाला जो वीडियो था, इससे पहले वाला, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, तरल दाब। और मैं समझता हूँ आपको तरल दाब समझ में आ गया होगा। तो उसकी सीधी सी परिभाषा था कि क्या परिभाषा थी कि तरल द्वारा किसी भी बर्तन की सतह पर, तल पर लगाया गया दाब क्या था, तरल दाब था। सिंपल सा था। अब है कि एक तरल स्तंभ के कारण दाब ये है, ठीक है। ये प्रेशर एक्सटेंडेड बाय लिक्विड कॉलम। देखिए इसके लिए क्या किया गया, मैं इस चित्र से आपको समझाऊंगा। तरल स्तंभ के, इसका डेरिवेशन है तरल स्तंभ के कारण दाब। क्या हमें सिद्ध करके क्या लाना है, क्या होता है वो, सीधे मैं पहले आपको कहता था। P बराबर होता है रो जी एच। ये तरल स्तंभ के कारण जो दाब होता है वो होता है P बराबर रो जी एच। रो बेहद रो क्या होता है जहाँ पे, यहाँ ये समझा दूं मैं आपको। ये इसे बोलते हैं हम लोग रो। और रो होता क्या है, द्रव का घनत्व। द्रव का घनत्व होता है। जी तो आप जानते ही हैं, गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। और एच क्या होता है, ये जो तरल स्तंभ है ना, एच है यहाँ पे तरल स्तंभ की ऊंचाई। तरल स्तंभ की ऊंचाई। तो गाइस हमें सिद्ध क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करके लेके आना है। रो बराबर सॉरी पी बराबर पी क्या है, पी इस द्रव स्तंभ द्वारा लगाया गया दाब, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम अभी। तो वह हुआ है यहाँ पे क्या है, पी बराबर रो जी एच, ये हमें सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो मैं इसे मिटाता हूँ और चर्चा करते हैं रो जी एच पर। देखिए किसी भी डेरिवेशन को समझने के लिए, किसी भी डेरिवेशन को हल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक चित्र होना चाहिए, एक फोटो होना चाहिए। और कैमरा अच्छा है ना, इससे फोटो अच्छा होता है। तो एक फोटो अच्छा होना चाहिए और उस चित्र के माध्यम से हम कोशिश करेंगे समझने की। तो यहाँ पे ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट्स। देखिए क्या है यहाँ पर, ये एक कोई बर्तन है। ये क्या है, एक कोई बर्तन है और इस बर्तन के अंदर ये द्रव भरा हुआ है, यानी कोई भी द्रव है, ठीक है। ये द्रव भरा हुआ है, जितना भी इस बर्तन के अंदर द्रव है। और अब इसमें एक ऐसी कल्पना की गई है, एक काल्पनिक स्तंभ की, द्रव काल्पनिक तरल स्तंभ की, ये तरल है इसके अंदर, ठीक है। तो काल्पनिक तरल स्तंभ की इसमें एक कल्पना की गई है। अब मान लिया ये हमने इसमें कोई ये जो अंदर बना हुआ है ये वाला, ये क्या है, एक तरल स्तंभ है बेलनाकार। क्षेत्रफल है इसकी, जो परिधि है उसका क्षेत्रफल, और ये क्या है, इसके ऊपरी हिस्से का क्षेत्रफल है। अब हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु को जब द्रव में डुबोते हैं तो वो साम्य अवस्था में होता है। साम्य अवस्था का मतलब उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का फोर्स अगर लगते हैं तो सारे बलों का जो जोड़ होता है, नेट बल का, वो क्या होता है, जीरो होता है। साम्य अवस्था का मतलब होता है जीरो अवस्था। तो जब ये पूरा पूरा ये मतलब सिस्टम जो साम्य अवस्था में है, तो हम क्या देखेंगे कि इस द्रव स्तंभ पर कितने दाब काम करेंगे, दो दाब काम करेंगे। कैसे, जब आप किसी भी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं, तो मानो ये थोड़ा सा इधर बना के मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये कोई एक बॉल है और इसको हमने एक बर्तन के अंदर डुबो दिया है ऐसे करके। जब हम इसको इस बर्तन के अंदर डुबोएंगे तो इस बॉल पे क्या होगा, चारों तरफ से दाब लगेगा। ये द्रव जो है जिसमें ये डूबा हुआ है, वो द्रव इसमें चारों तरफ से इस पर दाब डालेगा, इसको पिचकाने की, इसको मतलब इसका आकार को कम करने की कोशिश करेगा इस तरीके से, इसकी सतह के लंबवत। क्योंकि द्रव क्या होता है, किसी भी वस्तु के लंबवत दाब डालता है, किसी भी वस्तु की सतह के लंबवत दाब डालता है, वो होता है द्रव। तो यहाँ पे होगा क्या साथ में बच्चों, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कि ये वस्तु है और वस्तु पर ये द्रव चारों तरफ से दाब डालता है।
इसके जो इसकी सतह है, पृष्ठ है, उसके लंबवत परपेंडिकुलर। तो ठीक वही यहाँ पर होगा। इस पर इधर से भी ऐसे दाब लगते होंगे, इस साइड से भी द्रव दाब डालता होगा, इस साइड से भी द्रव दाब डालता होगा, इस तरीके से ये। ठीक है, एरो मैं इस दूसरे वाले पेन से बना दूं जो आपकी समझ में आए। इस तरह से ये इस जो सिलेंडर है, ये इस सिलेंडर पे इधर से भी दाब पड़ता होगा, इधर से भी, और ऊपर से भी दाब होगा और नीचे से भी दाब होगा। जब साम्य अवस्था होगी इसकी, ये जीरो इस अवस्था होगी, तो इन जितने भी इन दोनों का जोड़ कैसा होगा, जीरो होगा, और इन दोनों का जोड़ क्या होगा, जीरो होगा। तो किसी भी डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हमें कुछ लिखना पड़ता है। तो कभी बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो रटने की कोशिश करते हैं कि किताब में लिखा हुआ है हम वो ही लिख दें, या सर ने जो कॉपी में लिखवाया है हम वो लिख दें, लेकिन हमको वो नहीं लिखना है। हमको क्या करना है, इस चित्र को रट लेना है, समझ लेना है, और जब हमको ये चित्र समझ में आ जाएगा तो हम उसके बारे में 4 लाइनें लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ये इसमें जो भी दिख रहा है वो लिखना है। क्या माना, ये हमने माना है, इमेजिन करा है, कोई ऐसा है नहीं। हम साइंस वाले हम मान ज़्यादा लेते हैं कि मानो यहाँ पे कोई गर्ल्स नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि है, ऐसा करते हैं नहीं। तो हम लोग इमेजिन ज़्यादा करते हैं, अभी ज़्यादा नहीं दिमाग लगाने का, केवल इधर दिमाग लगाओ। तो हमने मान लिया, क्या हमने माना, ये एक कोई बर्तन है जिसके अंदर एक तरल स्तंभ है। माना किसी तरल के अंदर, ये कोई तरल है, इसके अंदर h ऊंचाई का क्या है, काल्पनिक, क्योंकि मैंने बताया कल्पना किया, ऐसा है नहीं, हम लोगों ने ये इमेजिन करा, खाली ये ऐसा मान लिया हमने कि यहाँ पर क्या है, एक तरल स्तंभ है, एक काल्पनिक तरल स्तंभ है। हमने क्या मान लिया, इसमें क्या है, h ऊंचाई का एक काल्पनिक तरल स्तंभ है। तो इस तरल स्तंभ का भार कितना होगा, देखिए, तरल स्तंभ थोड़ा सा हिंदी में मैं कैसा हूँ, कमजोर हूँ, इसलिए ध्यान देना, ठीक है। तरल स्तंभ का भार, तो भार क्या होता है भाई, किसी भी वस्तु का भार mg, क्या होता है, mg। ये जो तरल स्तंभ है इसका भार क्या होगा, mg, जहां m क्या है भाई, m है तरल स्तंभ का द्रव्यमान, तरल स्तंभ का द्रव्य, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, यह है द्रव्यमान। और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय त्वरण, तो इसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ओके, समझ में आ रहा है। ये जो इस तरल स्तंभ का जो भार होगा वो कितना होगा, mg, ठीक है। अब m क्या है, m है इसका जो द्रव्यमान है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, जो पृथ्वी जिससे उसको नीचे की ओर खींच ली, जिस बल से, उसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिस त्वरण से गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं उसको, ठीक। ये आ गया, ठीक। अब द्रव्यमान क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, अभी इसको थोड़ा सा और थोड़ा सही करके, W बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, mg, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो इक्वेशन है वो क्या है, फर्स्ट, इट इज, सॉरी। अब क्या हुआ, m क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, यहाँ एक बार और लिख देता हूँ मैं, द्रव्यमान बराबर होता है, पढ़ा हुआ आपने, पुरानी बातें पढ़ लिया करो, क्योंकि पुरानी बातों से सब कुछ पुरानी चीजों से रिलेटेड है। ये दिमाग साला क्या ना, ये भुला देता है, इसमें बहुत अच्छी चीज है, आज देखो कल भूल जाओ, आज खाओ कल भूल जाओ, तो इसलिए हम लोग पुराना भूल जाते हैं। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व, ठीक। अब यहाँ आयतन किसका लगेगा भाई, आयतन हम इस द्रव स्तंभ की बात कर रहे हैं, तो इसका ही आयतन लगेगा, ठीक। तो इसका आयतन होता है AH, मतलब ये इसकी जो क्या नाम है, परिधि है, और ये जो इसकी ऊंचाई, इन दोनों की गुणा कर दें, ठीक है। तो ये हो गया आयतन, और गुणा घनत्व क्या होता है, रो से लिखते हैं घनत्व को, ये क्या है, घनत्व।
इस मान लिया इस जो द्रव भरा है इसका घनत्व क्या है, रो, तो ये इसमें द्रव भरा गया है रो, ठीक। तो ये हो गया आयतन गुणा घनत्व, ये किसका मान है, द्रव्यमान m का। यहाँ से मैं क्या करूँ, इसको मैंने इस जो पूरा इक्वेशन है इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। समीकरण 2 से m का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 2 से m का मान कहाँ रख दूं, समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, किसमें रख रहे हैं, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए भाई क्या बताती है ये सारा का आपको समीकरण, जब हम रखेंगे तो इधर आ जाते हैं यहाँ पे, ये है आपातकालीन खिड़की, इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, आप समझते हो, है समझते हो ना, समझदार हो। तो ये वैल्यू उठा के, ये m की वैल्यू उठा के इसके अंदर डालेंगे हम, ठीक है। तो w ऐसे ही रहेगा और ये w इक्वल टू कितना हो जाएगा, m की जगह पे हम क्या रखेंगे, a h रो, a इंटू एच इंटू रो। अभी इसके साथ में ये रह गया क्या, g, तो इसका बाहर आया a h रो g, इसको कोई भी नाम दे दो, ठीक है, ओके। अब ये तो आ गया बाहर, समीकरण 3 मान लिया इसको हमने। नेक्स्ट क्या है, हमने ये पढ़ा कि ये साम्य अवस्था की बात करेंगे हम, तो साम्य अवस्था में इस पे जितने भी बल लगेंगे वो बल सारे नेट बलों का जोड़ कितना होगा, 0 होगा, ओके। तो साम्य अवस्था में मान लिया हमने, माना क्या है, ये पूरा जो द्रव स्तंभ है ये कैसा है, तरल स्तंभ साम्य अवस्था में है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये इसके 2 पॉइंट है, इसको मान लिया ए और इसको मान लिया, सॉरी ए ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको मैंने मान लिया क्या, एक्स, और इसको मान लिया इस वाले पॉइंट को वाई, देख पा रहे हो ना, इससे लिख दूं, ठीक, समझ में आना चाहिए, ये दैट पॉइंट एक्स है और ये वाला पॉइंट क्या है, वाई। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये जो एक्स पॉइंट है, एक्स पॉइंट पे अंदर की ओर, नीचे की ओर एक बल काम करेगा, वो कौन सा है, P2A। अभी ये P2A कहाँ से आ गया इसके बारे में भी तो चर्चा कर लो, ये P2A किधर से आ गया, तो देखो P2A कहाँ से आया, हम लोग कल पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं भाई, क्या पढ़े हैं यहाँ देखो, यहाँ क्या पढ़े हम लोग, यहाँ हम लोग पढ़े हैं कल की P बराबर होता है F/A, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, P बराबर क्या होता है F/A, और निकालना क्या है यहाँ से हमें, बल, ये नीचे की ओर जो बल लगा रहा है, तो यहाँ से हम निकालेंगे F का मान, तो F बराबर हो जाएगा, F को अकेला छोड़ो, A को इधर ले जाओ, F इक्वल टू हो गया PA, यानी कि इसको हमने अगर P2 माना, सॉरी P1 नीचे वाला मान लिया, चलो कोई नहीं, तो ये सॉरी इसको मानो P2 और इसको मानो P1, और देखो एरिया 1 और 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एरिया ये भाई सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर मतलब ये पूरा एक बेलन है, और बेलन का यहाँ का और यहाँ का जो एरिया होगा वो कैसा होगा, समान होगा, तो A1 A2 मान लेंगे तो उसका इक्वल कर देंगे A, तो उसको A ही रहने दो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे जो है P1 और यहाँ पे क्या हो गया, ये P2 हो गया, ओके। अब यहाँ हम देखते हैं क्या, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, F1 के बराबर P1A, और ये किसके बराबर हो जाएगा, F2 इक्वल टू P2A, ओके। अब हम देखते हैं साम्य अवस्था में, इसको हटा दूं मैं, इसको बिठा देता हूं, ध्यान रखना भी, मैं भूल जाऊं आप ध्यान रखना, ठीक, ओके। यहां तक का बिठाता हूं, इसको भी हटा देता हूं। अभी देखो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे साम्य अवस्था में लगने वाले कुल बल, नेट बल लिख देंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, साम्य अवस्था में तरल स्तंभ पर लगने वाले नेट बल कैसे होंगे, नेट बल का मान 0 होगा। देखोगे क्यों 0 होगा,
ये क्षैतिज बल हैं, ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर हैं, तभी तो साम्यावस्था में, तो इनका जोड़ भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए क्या है, इस पर नीचे की ओर कितने बल काम करेंगे, नीचे की ओर एक तो ये F बल काम करेगा, कौन सा, F1A, ये नीचे की ओर काम करेगा, ऐसे करके इसको धक्का देगा नीचे की ओर। दूसरा इसका जो भार है mg, ये भी तो नीचे की डायरेक्शन में है, ये भी नीचे को काम करेगा, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, और इन दोनों के जोड़ के बराबर क्या होगा, ये P2A, तभी तो संतुलन में है, यानी कि इधर से ऊपर से जितने भी बल लग रहे हैं उन सारे बलों का जोड़ इस बल के बराबर है। नहीं तो क्या होगा, अगर ये वाला बल कैसा हो जाए, कम हो जाए, तो ये वाला बल क्या करेगा, इसको ऊपर धक्का दे देगा, और अगर क्या हो, ये वाला बल कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, तो ये ज्यादा है ये कम है, इसको नीचे धक्का दे देगा। अब यहाँ बात किसकी चल रही है, साम्यावस्था की। साम्यावस्था का मतलब क्या होता है, साम्यावस्था का मतलब होता है कि जैसा है बिल्कुल वहां रुका रहे अपनी जीरो पोजीशन पर, ना इधर ना उधर। तो यहाँ हम चर्चा करते हैं, देखिए क्या, नेट बल शून्य होगा, अर्थात इसका मतलब हो गया अर्थात, अर्थात ये यार मैं थोड़ा टाके जैसा बनाता हूँ, आप इससे कंफ्यूज मत होना। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए ऊपर P1A, पहले ऐसे लिख लो, F1 प्लस mg, और इसके किसके बराबर होगा, ये P2A, क्योंकि अकेला भी ये इधर से है और ये इधर से है, दो टीमें अपोजिट, ये दो इकट्ठे हैं और ये अकेला इन दोनों को संतुलित बनाए हुए है, ठीक। तो ये इनके बराबर हो गया, इन दोनों के, इसके और इसके, इन दोनों के जोड़ के बराबर ये अकेला काम कर रहा है, कौन, F2 इक्वल टू F2। F1 F2 की वैल्यू रख दो भाई, तो F1 का मान क्या है, F1 का मान है P1A mg, और F2 का मान क्या है, P2A। कुछ करिए, कुछ करिए, क्या करिए, गाना सुना है, कुछ करिए, कुछ करिए, हाँ वही वाला गाना है। अब देखिए यहाँ यार ध्यान रखना, ये है, चलो इसको ध्यान रखो। अभी इसमें से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। P1A और mg, इसमें से इसको m का मान, हाँ बहुत बढ़िया, m का मान, ये समीकरण 2 से m का मान लगाओ, समीकरण किससे, 2 से m का मान रखने पर, रखिए 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 वही मान रखिए, ये P1A ऐसा ही लिख लिया, प्लस m ढूंढिए, m समीकरण 2 है ना, ये देखिए समीकरण 2 ये रखा है, m बराबर क्या है, AH इंटू रो, तो m बराबर क्या हो जाएगा, AH रो, और यहाँ पे क्या है, G इक्वल टू P2A। ए वाले मतलब P1 P2 को इकट्ठा कर लो, ए वाला फंक्शन इधर कर लो भाई, तो क्या हो जाएगा, P1A, इसको उठा के इधर पटकेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस P2A इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको उठा के इधर पटकेंगे तो माइनस का AH रो G, ऐसा हुआ नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को यार कुछ करो, तो इधर से माइनस बाहर निकाल देंगे, तो जो माइनस बाहर निकालेंगे तो ये वाला जो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि पहले आ जाएगा, और ये प्लस का है ये बाद में चला जाएगा, यानी कि माइनस का हो जाएगा P1A, और बराबर माइनस का AH। ये देखिए क्यों किया, अब ये माइनस से माइनस का फंडा हो गया खत्म, इसको इससे हटा दो, खल्लास, काट दो, कट रहा है तो काट दो, हाँ खल्लास में भी देखिए, खल्लास देखा करो, थोड़ा सा देखते तो हो। यहाँ जाओ तरह, अभी ये इसमें ए और है, अब ये पढ़ा है हम लोगों ने कि किसी ब्रैकेट के अंदर अगर एक जातीय वाले लोग हों तो उनको निकाल कर क्या कर देते हैं, बाहर निकालो, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उठा के पटक दो बाहर, यहाँ बचा P2, यहाँ बचा P1 इक्वल टू, यहाँ बचा AH रो G, ये लो, और कुछ हुआ, ए से ए क्या हो जाएगा, खल्लास, तो यहाँ क्या बचेगा, P2 इंटू P1 आगे H रो जी, कुछ तो मिल गया भाई, हमें सिद्ध क्या करना था, H रो जी। अब ये क्या है, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में, अवस्था ऐसे लिखा जाएगा ना, साम्य अवस्था में P2 नेट बल
नेट बल क्या मान लिया हमने, क्या हो, P है, तब क्या लिख देंगे, P2 माइनस P1 इजकल टू क्या रखने पर, P रखने पर। जब इसको हम क्या रखेंगे, P रख देंगे, तो ये इन दोनों की जगह पे हमने क्या रखा, P, तो ये हो जाएगा P इजकल टू एच रो जी। ये हो गया तरल स्तंभ के कारण दाब। ये हमको इसमें सिद्ध करना था। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा 2 पॉइंट और बताऊंगा, क्योंकि भाई आना चाहिए आपको समझ में। तरल स्तंभ के कारण दाब। अब हम क्या करेंगे, अगर कहीं कंडीशन ऐसी आ जाए कि ये बिल्कुल ऐसा तिरछा लेटा हुआ हो, क्षैतिज बेड़ा बेड़ा, इस तरह से इसको लिटा दिया जाए, तो ये ऊंचाई कैसी होगी भाई, दोनों के लिए बराबर क्षैतिज। यदि हमने क्या किया, यदि तरल स्तंभ क्षैतिज हो, क्षैतिज हो तो क्या होगा भाई, हो तो क्षैतिज होगा तो क्या हो जाएगा, h बराबर 0। भाई ऐसा क्यों होगा, ये इसको लिटा दिया ऐसे करके, तो ऊंचाई का कोई महत्व पड़ा, जितना ऊंचाई इधर है उतना ही ऊंचाई इधर है, हम दोनों सिरों पे देखेंगे भाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, 0। नहीं समझ में आया, अभी समझा रहा हूँ, एक सेकंड। इसको मिटा दूं, मिटा दूं, ये मिटा दिया मैंने, और इससे मिटाने के बाद इसमें एक दूसरा स्तंभ बना लिया बहुत जल्दी जल्दी इस तरीके से। उसको मैंने जो खड़ा था उसको ऐसे लिटा दिया, ऐसे ये ठीक। तो इस पे अब ऐसे करके क्षैतिज बल लगाएंगे ऊपर नीचे से, ऐसे करके, ऐसे करके, और इधर से ऐसे करके। तो यहाँ ध्यान रखना कि अब इसमें ऊंचाई की कोई वैल्यूएशन नहीं रही भाई। इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं दाब, यहाँ पर भी दाब देख रहे हैं, यहाँ पर भी दाब देख रहे हैं, तो ऊंचाई सबकी कैसी है, यहाँ से नीचे वाले तल से, यहाँ से कितनी है h, इसकी भी कितनी होगी h, और इसकी भी कितनी होगी h, तीनों तलों के लिए कितनी है h, यानी कि h इक्वल टू 0। तो इसको उठा के हम इसमें पुट कर देंगे, इस वाली समीकरण। तो क्या होगा, P बराबर 0 इंटू रो इंटू जी है, तो P बराबर क्या हो जाएगा 0। अरे वाह, इसका मतलब क्षैतिज तल में किसी भी वस्तु के तल पर, जो क्षैतिज तल में जितने भी बिंदु होंगे सारे बिंदुओं पर दाब क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि बराबर बराबर होता है, 0 होता है। ठीक, तो पढ़ते रहिए, और इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफी। नमस्कार।